अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा संविधान बस एक मोटी सी कानूनी किताब है जो अदालतों के चक्कर काटती है, राइट? लेकिन आज की इस चर्चा में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे ये संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर एक बेहद पावरफुल टूल है। ये कैसे बड़े बड़े शहरों से निकलकर सीधे गांव की चौपालों तक पहुंचता है और आम इंसानों को ताकत देता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान और सामाजिक न्याय की, फिर समझेंगे जमीनी लोकतंत्र यानी पंचायती राज को। उसके बाद देखेंगे कि जमीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो रहा है। फिर बारी आएगी इनकी शक्तियों, फंड और जवाबदेही की। और आखिर में हम पंचायतों से आगे बढ़कर कुछ बाहरी राजनीतिक ताकतों को भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संविधान और सामाजिक न्याय। ये हमारी आज की पूरी चर्चा की आधारशिला है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, कानून और न्याय ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बुनियादी फर्क है। कानून क्या है? कानून डंडे के जोर पर यानी राज्य की शक्ति पर चलता है। ये आपसे अपनी बात मनवाता है। लेकिन दूसरी तरफ न्याय का असली मतलब है निष्पक्षता और बराबरी। और हमारा संविधान इन दोनों के बीच एक शानदार पुल बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ राज करने के लिए ना हो, बल्कि समाज की भलाई और न्याय के लिए हो। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, जमीनी लोकतंत्र यानी पंचायती राज और इसके पीछे का संवैधानिक तंत्र। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जब संविधान बन रहा था तो गांव के प्रशासन को लेकर हमारे दो महान नेताओं के बीच एक बड़ी वैचारिक टकराहट थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था। वो जानते थे कि हमारे गांव में जातिवाद और असमानता बहुत गहरी है। उन्हें डर था कि अगर हमने सीधा गांवों को सत्ता दे दी तो वहां के ताकतवर लोग और हावी हो जाएंगे और दलितों का और ज्यादा शोषण होगा। वहीं महात्मा गांधी का विजन एकदम अलग था। वो ग्राम स्वराज का सपना देखते थे, जहां हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो। इसी भारी मतभेद की वजह से शुरुआत में पंचायती राज को कोई पक्का कानून नहीं, बल्कि सिर्फ एक नीति निर्देशक सिद्धांत बनाकर छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर दशकों बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, 1992 का साल। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। जो पंचायतें पहले सिर्फ एक आइडिया थी, उन्हें अब एक पक्का संवैधानिक कानून बना दिया गया। 1993 से पूरे देश में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। इसका मतलब था हर 5 साल में चुनाव फिक्स्ड, और सबसे जरूरी बात, हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सीधे रिजर्व कर दी गई। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग कदम था। तो अब तक हमने कानूनी ढांचे को समझा, लेकिन हमारा तीसरा विषय है इसका असली असर, यानी जमीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8 लाख। है ना एकदम हैरान करने वाला आंकड़ा। 1993-94 के पंचायत चुनावों में 33% आरक्षण लागू होते ही लगभग 8 लाख महिलाएं अचानक से भारतीय राजनीति के मैदान में उतर आईं। जरा सोचिए, एक ही झटके में इतनी सारी महिलाओं का सत्ता और फैसले लेने की प्रक्रिया में आना ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। इस आंकड़े को और बेहतर समझने के लिए मैं आपको महिला समाख्या रिपोर्ट की एक कहानी सुनाता हूँ। लीलावती नाम की एक दलित महिला की कहानी। पंचायत मेंबर बनने से पहले गांव में उसकी कोई अपनी अलग पहचान नहीं थी। वो बस राम की माँ या हीरालाल की पत्नी थी। लेकिन जैसे ही उसने चुनाव लड़ा और सत्ता में अपनी जगह बनाई, उसे अपना नाम मिला, और सबसे बड़ी बात, एक गजब का आत्मविश्वास मिला। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी पितृसत्ता को जड़ से हिला देने की है। और दिलचस्प बात यह है कि ये महिलाएं सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं आईं, इन्होंने जमीन पर असल काम करके दिखाया। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की वन पंचायतों को ही ले लीजिए। वहां महिलाओं ने अपने आसपास के जंगलों की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। वे पेड़ों की कटाई रोक रही हैं, नए पौधों की देखभाल कर रही हैं। एक तरह से ये पंचायत के जरिए उस ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की विरासत को ही आगे बढ़ा रही हैं। पर्यावरण बचाने का इससे बेहतरीन जमीनी तरीका और क्या हो सकता है? और इन बदलावों के पीछे जागरूकता का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जैसे कि फड़ कहानी वाचन की ये पारंपरिक कला। महिला समाख्या ने इस तकनीक का इस्तेमाल गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके हकों के प्रति जगाने के लिए किया।
इसमें ढोल मंजीरों के साथ दो काल्पनिक गांवों की कहानी सुनाई जाती है। एक है भ्रष्ट दुखीपुर और दूसरा है समझदार सुखीपुर। इसके जरिए बहुत ही आसान भाषा में ये समझाया गया कि एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए और आपके वोट की असली ताकत क्या है। नागरिक जागरूकता फैलाने का ये वाकई एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, शक्तियाँ, फंड और जवाबदेही। आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? आपको क्या लगता है, पंचायतों के पास असल में कितनी पावर होती है? हकीकत में इनके पास काफी ठोस जिम्मेदारियां हैं। गांव के आर्थिक विकास का प्लान बनाना हो या सामाजिक न्याय के प्रोग्राम लागू करने हो, ये सब पंचायत के हाथ में है। यहाँ तक कि वो स्थानीय कर या टोल टैक्स भी वसूल सकते हैं। इसके अलावा गांव की सड़कें, स्कूल बनवाना और जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड से लेकर मैटरनिटी सेंटर चलाने तक का काम पंचायत ही देखती है। कुल मिलाकर कहें तो गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने की असली चाबी इन्हीं के पास है। इसी सिस्टम का एक और बहुत अहम हिस्सा है न्याय पंचायतें। ये गांव के स्तर पर ही छोटे मोटे दीवानी विवादों को सुलझाने का काम करती हैं, और इनका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब बहुत घरेलू हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों की आती हैं। पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए शहर की बड़ी बड़ी अदालतों के धक्के नहीं खाने पड़ते। उन्हें अपने ही बीच स्थानीय स्तर पर एक सुलभ और तेज न्याय की व्यवस्था मिल जाती है। लेकिन जहां पावर और फंड्स होते हैं वहां करप्शन का डर भी होता है, राइट? इसीलिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अब सरकार ने ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए हैं जो बिना किसी बिचौलिए के फंड सीधे पंचायतों के खाते में ट्रांसफर करते हैं। और इसके ऊपर से हमारे पास सूचना का अधिकार यानी आरटीआई जैसा पावरफुल हथियार भी है। अब गांव का कोई भी इंसान पंचायत दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड को देखकर सवाल पूछ सकता है कि विकास का पैसा आखिर कहां और कैसे खर्च हुआ। और सच कहूं तो यही सार्वजनिक जवाबदेही ही हमारे लोकतंत्र की असली जान है। चलिए, अब आते हैं हमारी चर्चा के 5वें और आखिरी पड़ाव पर, पंचायतों से आगे बाहरी राजनीतिक शक्तियां। देखिए, जब 1992 में ये पंचायती राज कानून पास हुआ तो मेघालय जैसे कई जनजातीय इलाकों को इससे छूट दी गई थी। मकसद था उनकी दरबार कुर जैसी सदियों पुरानी पारंपरिक संस्थाओं को बचाए रखना। ये संस्थाएं काम तो बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन समाजशास्त्री तपलुती नोंगब्री यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट उठाती हैं। वो कहती हैं कि जरूरी नहीं हर परंपरा पूरी तरह से बराबरी पर ही टिकी हो। कई बार इन प्राचीन सिस्टम्स में महिलाओं को फैसले लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। मतलब परंपराओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन उनके अंदर की असमानता का आकलन करना भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में पंचायत और इन संस्थाओं से बाहर भी कुछ ताकतें हैं जो लोकतंत्र को चलाती हैं। वो है राजनीतिक दल और दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स। इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। राजनीतिक पार्टियों का सीधा सा लक्ष्य होता है चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड यूनियंस या व्यापारिक संगठनों जैसे प्रेशर ग्रुप्स कभी चुनाव नहीं लड़ते। वो बाहर से ही सरकार की नीतियों पर दबाव बनाते हैं और अपने हक की बात मनवाते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इन दोनों की ही मौजूदगी बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद आज की चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, एक असली लोकतंत्र में ताकत असल में किसके पास होती है? क्या वो पावर सिर्फ उन गिने चुने नेताओं के हाथों में है जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, या फिर वो असली ताकत उन आम नागरिकों, महिलाओं और प्रेशर ग्रुप्स के पास है जो लगातार सवाल पूछते हैं और सिस्टम को जवाबदेह बनाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।